नवंबर की तितलियां। माया की शादी हाल ही में टूट चुकी है। एक ठंडे नवंबर की सुबह उसके पति ने ये कहकर उसे छोड़ दिया कि वो अब उसके साथ नहीं रहना चाहता। माया ने अपनी साड़ी का पल्लू ठीक करते हुए उसकी ओर देखा। उसके शब्द उसके कानों में गूंज रहे थे, लेकिन वो बेजान सी बैठी रही। माया, अब मुझे लगता है कि हम दोनों के रास्ते अलग अलग हैं। ये रिश्ता हमारे लिए नहीं है। क्या हमने सच में कोशिश की थी? शायद हम कोशिश कर सकते हैं। मैंने सोचा था कि तुम समझोगी, लेकिन मुझे जाना होगा। अमित के जाने के बाद माया अपने खाली घर में अकेली रह गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसने अपना सामान समेटना शुरू किया और तभी उसे एक पुरानी डायरी मिली जिसमें उसने अपनी जीवन की इच्छाएं और सपने लिखे थे। माया ने एक साहसी निर्णय लिया। वो यात्रा पर जाएगी। इस बीच उसे पता चलता है कि उसकी बहन का छोटा बेटा अर्जुन, जो बोल नहीं सकता, कुछ समय के लिए उसके साथ रहेगा। अर्जुन एक विशेष बच्चा है। उसकी दृष्टि और भावना की दुनिया सामान्य बच्चों से बहुत अलग है। ठीक है अर्जुन, तैयार हो जाओ। हम दोनों इस सफर पर एक साथ चलेंगे। अर्जुन ने अपनी छोटी छोटी आंखों से माया की ओर देखा और हल्के से मुस्कुराया। उसकी मुस्कुराहट में एक अलग तरह की मासूमियत थी, जैसे वो दुनिया की हर सच्चाई को समझता हो। उन्होंने एक छोटी कार किराए पर ली और दोनों ने सफर शुरू किया। माया और अर्जुन का ये सफर नए अनुभवों और घटनाओं से भरा हुआ था। माया और अर्जुन की यात्रा उड़ीसा की ओर थी, जहां उनका गांव था। रास्ते में वे कई छोटे बड़े गांव से गुजरे। माया को एहसास हुआ कि जिंदगी कितनी सादगी से भरी हो सकती है। देखो अर्जुन, ये गांव के लोग कितनी छोटी छोटी चीजों में खुशियां ढूंढ लेते हैं। अर्जुन खिड़की से बाहर की ओर देखता रहा, जैसे वो उन गांव की कहानियों को समझ रहा हो। उसकी आंखों में एक चमक थी जो माया को ये महसूस कराती कि वो उसे नई चीजें दिखाने में कामयाब हो रही है। रास्ते में उनकी मुलाकात एक बुजुर्ग दादी से होती है, जो तितलियों के बारे में एक अनोखी कहानी बनाती है। बेटा, तितलियां हमें याद दिलाती है कि बदलाव ही जीवन का नियम है। जैसे जैसे तितलियां अपने रंग बदलती है, हमें भी अपने रंगों को बदलते रहना चाहिए। माया ने दादी की बातों को दिल से लगा लिया। तितलियों की तरह उसे भी अपनी जिंदगी में बदलाव लाने की जरूरत थी। जैसे जैसे माया और अर्जुन सफर में आगे बढ़ते गए, वे कई अनजाने लोगों से मिले, जिन्होंने उनके जीवन पर गहरा असर डाला। उनमें से एक था राजेश, जो एक फेरी वाला था और लोगों को हंसी का तोहफा बांटता था। जीवन में खुश रहने का एक ही तरीका है, जो मिला है उसी में खुश रहना। तुम किसे खो रही हो और क्या छूट गया है, ये सोचना छोड़ दो। राजेश की बातों ने माया को एक नया नजरिया दिया। वो समझ गई कि जीवन में कई बार हमें बस आगे बढ़ना होता है, बिना ये सोचे कि पीछे क्या छूट गया। अर्जुन, जो किसी भी तरह से अपने मन की बातें नहीं बता सकता था, अपने अंदाज में माया को बहुत कुछ सिखा रहा था। उसका मासूम और निर्दोष दृष्टिकोण माया को जीवन की छोटी छोटी खुशियों को देखने की प्रेरणा देता था। तुम्हारी आंखों में एक अलग ही दुनिया है। तुम्हें शब्दों की जरूरत नहीं है अर्जुन। तुम बस अपने होने भर से मुझे कुछ नया सिखा देते हो। अर्जुन ने एक छोटे फूल को देखा और उसकी ओर इशारा किया। माया को महसूस हुआ कि अर्जुन उसे ये दिखाना चाहता है कि छोटे छोटे पलों में भी बड़ी खुशियां हो सकती है। आखिरकार माया और अर्जुन अपने गांव पहुंच गए। वहां की मिट्टी की खुशबू, बचपन की यादें और पुराने दोस्त, इन सब ने माया को अपने भीतर की शांति को महसूस कराया। उसे समझ में आया कि सच्चा सुख बाहरी दुनिया में नहीं, बल्कि हमारे अंदर होता है। गांव में माया ने अपने पुराने दोस्त राकेश से मुलाकात की, जो अब गांव में शिक्षक बन चुका था। माया, जिंदगी हमें जितना सिखाती है, वो कोई किताब नहीं सिखा सकती। तुम इस सफर में अपने आप को फिर से पा रही हो, ये बहुत बड़ी बात है। राकेश, मुझे अब समझ में आ गया है
कि जिंदगी में स्थायी कुछ भी नहीं है, हमारे दुख भी नहीं। अपने गांव में रहते हुए माया ने खुद को प्रकृति के और करीब महसूस किया। उसने महसूस किया कि जैसे एक तितली को अपने पंखों के रंग बदलने होते हैं, वैसे ही हमें भी जीवन में बदलाव के लिए तैयार होना चाहिए। अर्जुन के साथ बिताए समय ने उसे सिखा दिया कि खुशी कहीं दूर नहीं, बल्कि हर छोटे से छोटे पल में बसी होती है। उसने अपने जीवन को लेकर नए सपने देखना शुरू किया और इस यात्रा ने उसे फिर से जीने के लिए प्रेरणा दी। नवंबर की तितलियां अब माया के लिए केवल तितलियां नहीं थी, वे एक प्रतीक बन चुकी थी, एक नए जीवन की शुरुआत का, जिसमें वो आजाद थी, अपने दुखों से मुक्त। उसने अपने पुराने बंधनों को छोड़कर नए पंखों के साथ एक नई दिशा में उड़ान भर ली थी। माया की कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में खोने के बावजूद हम हमेशा नए रास्ते और नए सपनों की ओर बढ़ सकते हैं। एक गांव में रमाकांत नाम का एक बूढ़ा आदमी अपने 2 बेटे महेश और रमेश के साथ रहता था। महेश और रमेश शादीशुदा थे और उनका एक एक बेटा भी था। रमाकांत का जीवन सही चल रहा था, मगर फिर एक दिन पिताजी तो बस घर पे जगह घेर रहे हैं और कुछ नहीं। मेरे ख्याल से तो इनको घर से निकाल ही देना चाहिए। हाँ भैया, आप सही कह रहे हो। फालतू में दिन भर खाली बैठे रहते हैं। कुछ दिन रुक, फिर मैं इनको किसी न किसी बहाने से घर से निकाल ही दूंगा। रमाकांत ये सारी बातें सुन लेता है। ये तुम लोग क्या बातें कर रहे हो? मैं तुम्हारा बाप हूँ। ओह, चलो अच्छा हुआ आपने खुद ही सुन लिया। चलो निकलो यहाँ से। अरे ये क्या बोल रहा है तू? हाँ, मैंने कहा निकलो इस घर से। आप एक बोझ हो इस घर में और कुछ नहीं। निकल जाओ यहाँ से। रमाकांत बहुत गिड़गिड़ाता है, लेकिन वो लोग उस पर कोई रहम नहीं करते और उसे घर से निकाल देते हैं। वो रोते रोते अपने खेत पर पहुंचता है। हे भगवान, मैंने क्या पाप किया था जिसका मुझे ये फल मिल रहा है? अब मुझे इस खेत में ही रहना पड़ेगा। उसे वहाँ बैठे अभी 5 मिनट हुए थे कि तभी वहाँ महेश और रमेश आ गए। मुझे लगा ही था कि आप यही आओगे, पर आप यहाँ नहीं रह सकते। ये खेत भी हमारा है, कहीं और जाओ। पर बेटा, कम से कम मुझे। क्यों, फिर धक्के खाना चाहते हो? चुपचाप चले जाओ यहाँ से। हम इस खेत की जगह पर एक रेस्टोरेंट बनाएंगे। रमाकांत उठता है और रोता हुआ वहाँ से चल देता है। थोड़ी दूर जाकर उसे एक कुआं नजर आता है। वो उसे देखकर सोचता है, अब मेरे पास जीने की कोई वजह नहीं बची है। मुझे मर ही जाना चाहिए। ये सोचकर वो अपनी जान देने के लिए कुएं में कूद जाता है, पर एक परी उसको बचा लेती है और उसे वापस ऊपर लाकर खड़ा कर देती है। अरे ये क्या? मैं तो कुएं में कूदा था, मैं बच कैसे गया? मैंने बचाया है तुम्हें, तुम अपनी जान क्यों दे रहे हो? मेरे बेटों ने मुझे घर से निकाल दिया। मैं खेत पर गया तो वहां से भी धक्के मार कर निकाल दिया। अब मैं क्या करूंगा जीकर? अरे ऐसी बात है तो सजा तुम्हारे बेटों को मिलनी चाहिए। चलो, मैं तुम्हें तुम्हारा घर और खेत वापस दिलाती हूँ। नहीं, अब मुझे भी उन बेटों से कोई मतलब नहीं है। ना मुझे उनको कोई सजा देनी है और ना उनके साथ उस घर में रहना है। तुम मुझे बस मेरा खेत वापस दिला दो, उतना मेरे लिए काफी है। परी रमाकांत को लेकर खेत पर पहुंचती है। महेश और रमेश ने खेत पर ट्रैक्टर चलाकर उसे मैदान बना दिया था। परी अपनी जादुई छड़ी घुमाती है और उन दोनों को खेत से बाहर निकाल देती है। अरे ये क्या हुआ? अब मैं इसको एक हरे भरे खेत में बदल लूंगी। रुको, इसको एक मैदान ही रहने दो। मेरे जैसे और भी बहुत लोग होंगे जिसको लोगों ने घर से निकाल दिया होगा, तो उन सबको मैं इस मैदान में रखूंगा। इसको एक जादुई मैदान बना दो, ऐसा मैदान जिसमें हर सुविधा मिले और किसी को गर्मी भी ना लगे। ऐसी बात है तो ये लो, ये आज से तुम्हारा जादुई बर्फ का मैदान है।
ये तुम्हारी हर मनोकामना पूरी करेगा और इसमें कोई भी गलत नियत वाला इंसान नहीं आ पाएगा। परी रमाकांत को वो जादुई बर्फ का मैदान देकर चली जाती है। महेश और रमेश बहुत कोशिश करते हैं, पर वो परी के जादू की वजह से मैदान के अंदर नहीं आ पाते हैं। अब ये पहले वाला खेत नहीं, जादुई बर्फ का मैदान है। इसमें तुम जैसे बुरी नियत वाले लोग नहीं आ सकते। महेश और रमेश परेशान होकर घर चले जाते हैं। रमाकांत अपने जैसे और बेघर लोगों को मैदान में बुला लेता है और वहाँ सुकून से रहने लगता है। हम सब इस मैदान में सुख सुविधा के साथ रह सकते हैं। चिंता ना करना, इस मैदान में कोई भी बुरी नीयत वाला इंसान नहीं आ सकता। कोई जबरदस्ती यहाँ आने की कोशिश करेगा तो उसे करंट लगेगा। तुमने हम सब लोगों को सहारा देकर बहुत उपकार किया है। अरे, इसमें उपकार वाली क्या बात है? मैं भी तो इन्हीं हालातों से गुजरा हूँ। अब बताओ, खाओगे क्या? मैं तो दाल चावल खाऊंगा, पर यहाँ तो आसपास कुछ भी नहीं है। अरे, तुम फिक्र क्यों करते हो? ये जादुई बर्फ का मैदान है, अभी सब कुछ हाजिर हो जाएगा। रमाकांत सबके लिए अलग अलग पकवान मंगाता है और वो सब प्रकट हो जाते हैं। इधर वो सब लोग आराम से भोजन करते हैं और उधर महेश और रमेश सोच रहे थे कि वो अपने बाप को इस मैदान में से कैसे निकाले। इस दौरान गांव में सूखा पड़ जाता है। सब बहुत परेशान होते हैं। कुछ लोग रमाकांत के पास आते हैं और कहते हैं, रमाकांत, तुम तो एक दयालु इंसान हो, पर तुम इस जादुई बर्फ के मैदान में आराम से जिंदगी गुजार रहे हो और पूरे गांव में सूखा पड़ा हुआ है। हमारी भी कुछ मदद कर दो। अरे, मुझे तो पता ही नहीं था कि गांव में सूखा पड़ा है। अभी रुको, मैं कुछ करता हूँ। हे जादुई बर्फ के मैदान, पूरे गांव में बारिश कर दो। रमाकांत का इतना कहना था कि उस जादुई बर्फ के मैदान में से बर्फ के बादल निकलते हैं और वो पूरे गांव पर बरसने लगते हैं। सब लोग बहुत खुश होते हैं। वाह, रमाकांत के जादुई बर्फ के मैदान ने तो कमाल कर दिया। इन बर्फ के बादलों से कितना ठंडा पानी बरस रहा है। पूरे गांव की पानी की किल्लत दूर हो गई और मौसम भी खूब ठंडा हो गया। वाह वाह। महेश और रमेश ये सब देखकर गुस्से से लाल पीले हो जाते हैं और प्लान बनाते हैं कि वो अपनी गलती का एहसास होने का नाटक करेंगे और उस मैदान में प्रवेश ले लेंगे और फिर रमाकांत को वहां से निकाल देंगे। हमें माफ कर दीजिए पिताजी, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है। हाँ पिताजी, हमें माफ कर दीजिए। ऐसा है तो आओ, मैदान के अंदर आ जाओ। ठीक है। वो लोग जैसे ही मैदान में कदम रखते हैं तो उनको बहुत तेज करंट लगता है और वो दूर जाकर गिरते हैं। मुझे तो लगा ही था, तुम लोग कभी नहीं सुधर सकते। तुम मुझे धोखा दे सकते हो, लेकिन इस जादुई बर्फ के मैदान को नहीं। ये तुम्हारी नीयत अच्छे से जानता है। चलो जाओ यहाँ से। वो दोनों बेइज्जत होकर वापस आ जाते हैं। वो लोग घर में आकर देखते हैं कि रमेश के बेटे संजू की तबीयत बहुत खराब है। वो लोग संजू को अस्पताल में ले जाने की कोशिश करते हैं, पर बारिश की वजह से सारे रास्ते बंद हो चुके होते हैं। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? अगर मेरा बच्चा सही समय पर अस्पताल नहीं पहुंचा तो ना जाने क्या होगा। अब तो कोई चमत्कार ही इसको बचा सकता है। चमत्कार? अरे हाँ, पिताजी के पास जादुई बर्फ का मैदान है। शायद वो मेरे बेटे को ठीक कर सकता है। मैं वहीं जा रहा हूँ। रमेश अपने बेटे संजू को लेकर जादुई बर्फ के मैदान के सामने पहुंचता है। महेश भी उसके पीछे पीछे आता है। पिताजी, आपको हमसे लाखों शिकायतें होंगी, पर अपने पोते को देखिए। अगर इसे सही समय पर दवाई नहीं मिली तो ये मर जाएगा। प्लीज अपने जादुई बर्फ के मैदान से कहकर इसकी जान बचा लो। अपने पोते की ये हालत देखकर रमाकांत का दिल पसीज जाता है। वो जादुई बर्फ के मैदान से दवाई मंगाता है और रमेश को दे देता है। वो दवाई खाते ही संजू ठीक हो जाता है। मैं महेश भैया के बारे में तो कुछ नहीं कह सकता, लेकिन आज मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है।
मैंने आपके साथ इतना बुरा किया, उसके बावजूद आपने मेरे बेटे की जान बचाई। मुझसे बड़ा गुनहगार इस दुनिया में कोई नहीं हो सकता। मुझे माफ कर दीजिए पिताजी। ऐसा है तो मेरे पास आओ। रमेश आगे बढ़ता है और मैदान में पहुंचता है। ये देखकर रमाकांत समझ जाता है कि मेरे बेटे की नीयत साफ है और वो उसे माफ कर देता है। ये सब देखकर महेश भी सुधर जाता है और अपने पिता के पास जाकर उन्हें गले लगा लेता है। दोनों बेटे रमाकांत को वापस उसके घर ले जाते हैं और खुशी खुशी रहते हैं। बीमार माँ के जादुई बल्ब के मोमोज। एक शहर में सीमा नाम की एक औरत अपने पति राजेश और बेटे गौरव के साथ रहा करती थी। वो लोगों के घरों में काम करके पैसे कमाती थी, क्योंकि उसका पति राजेश एक शराबी था और वो कोई काम धंधा नहीं करता था। अरे ओ सीमा, कहाँ है तू? वाह, पैसे दे, मुझे शराब पीनी है। मैं कल से इतनी बीमार पड़ी हूँ, उसकी फिक्र नहीं है तुम्हें? बस शराब शराब शराब। मैं कल से काम पर ही नहीं जा पाई तो पैसे कहाँ से होंगे? मुझे नहीं पता, मुझे शराब चाहिए है हर हाल में। तू पैसे नहीं देगी तो मैं घर का कोई सामान बेचकर शराब ले लूंगा। सीमा चिल्लाती रह जाती है पर राजेश उसकी एक नहीं सुनता। वो धीरे धीरे घर का सारा सामान बेचकर शराब खरीदने लगता है। उससे कोई मतलब नहीं था कि उसकी पत्नी बीमार पड़ी है। मम्मी, मुझे बहुत भूख लग रही है। भूख तो मुझे भी लग रही है बेटा, पर क्या करूं? मैं इतने बीमार हूँ कि उठ ही नहीं सकती और तुम्हारे पिता तो जाने कौन से मिट्टी के बने हैं। उनके लिए तो शराब ही सब कुछ है। हम लोग मरे तो मर जाए, उन्हें कोई मतलब नहीं है। तभी वहाँ सीमा की पड़ोसन काजल मोमोज लेकर आती है। सीमा बहन, आज मैंने मोमोज बनाए थे तो सोचा तुम्हें भी दे दूं। खाकर बताना कैसे बने हैं। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद काजल बहन, इस समय हमें इसकी बहुत जरूरत थी। काजल मोमोज देकर चली जाती है और इधर सीमा और गौरव वो मोमोज खाने ही वाले होते हैं कि तभी वहाँ एक भिखारिन आ जाती है। भगवान के नाम पर कुछ खाने को दे दो, 2 दिन से भूखी हूँ। गौरव, ये लो, मेरे हिस्से के मोमोज उसे दे दो। नहीं मम्मी, आप खाओ, मैं अपने हिस्से के मोमोज उसे दे दूंगा। नहीं नहीं, तू खा, मेरे हिस्से के दे दे। सीमा और गौरव बात पर बहस करने लगते हैं तो भिखारिन कहती है, अरे तुम लोग लड़ते क्यों हो? मुझे बस एक मोमो दे दो, तुम लोगों को भी तो भूख लगी होगी। ये सुनकर जैसे ही गौरव मोमोज की प्लेट लेकर उसकी तरफ बढ़ता है तो उनके घर में लगा बल्ब अचानक फूट जाता है और मोमोज की प्लेट में गिर पड़ता है। हे भगवान, ये क्या हो गया? सारे मोमोज बेकार हो गए। अब हम लोग क्या करेंगे? कोई बात नहीं, मैं खा लेती हूँ। अरे आंटी, ये मत खाइए, आपका मुंह कट जाएगा। वो भिखारिन मोमो खाती है पर उसे कुछ नहीं होता और अचानक वो एक परी में बदल जाती है और कहती है, मैं कोई भिखारिन नहीं, परी हूँ। मैं तुम्हारी परीक्षा लेने आई थी कि क्या तुम इतनी कठिन समय में मेरी कोई मदद करोगे या नहीं, और तुम लोग तो मेरी मदद करने के लिए आपस में ही झगड़ रहे थे। इसलिए मैं तुम्हें ये जादुई बल्ब के मोमोज दे रही हूँ। ये तुम्हारे हर मनोकामना पूरी करेंगे। ओह माय गॉड, एक परी, वो भी हमारे घर में। अब मैं चलती हूँ, बाय बाय। फिर वो परी वहाँ से चली जाती है और गौरव वो जादुई बल्ब के मोमोज ले जाकर अपनी माँ को खिलाता है। सीमा जैसे ही वो जादुई मोमोज खाती है तो उठकर बैठ जाती है। ये मोमोज तो सचमुच जादुई है। इन्हें खाकर तो मेरी तबीयत एकदम ठीक हो गई। मैं बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ। हे भगवान, तेरा धन्यवाद। अरे वाह मम्मी, ये तो बहुत अच्छी बात है। जादुई बल्ब के मोमोज, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तो मम्मी, अब जब हमारे पास ये जादुई मोमोज हैं, तो क्यों ना हम इससे और चीजें भी मांग लें? कैसी चीज? सबसे पहले तो कुछ खाने को मांगते हैं और उसके बाद अपना घर का सामान जो पापा ने शराब के लिए बेच दिया। हाँ, तो सही कह रहा है। हे जादुई मोमोज, हमें खाने के लिए दाल चावल दे दो।
सीमा के इतना कहते ही दाल चावल प्रकट हो जाता है। वो लोग आराम से खाना खाते हैं और उसके बाद गौरव घर का सामान मांगता है। हे जादुई बल्ब के मोमोज, हमें खूब अच्छा वाला महंगा महंगा घर का सामान दे दो। नहीं गौरव, गलत बात। हमें सिर्फ अपनी जरूरत की चीजें मांगनी चाहिए। ओह सॉरी मम्मी। हे जादुई बल्ब के मोमोज, हमें हमारी जरूरत का सामान दे दो। गौरव के ये कहते ही उनके घर में जरूरत का सामान प्रकट होने लगता है और तभी वहाँ राजेश आ जाता है। ओह अच्छा, मुझसे कह रही थी कि पैसे नहीं है और खुद घर में इतना नया नया सामान भर के रखा हुआ है, हैं? अरे पापा, मम्मी नहीं लाई है कुछ, ये सब जादुई बल्ब के मोमोज से ही मिला है। हट, चुप कर, झूठ मत बोल। राजेश सीमा को मारने लगता है। ये देखकर गौरव जादुई बल्ब के मोमोज से कहता है, जादुई बल्ब के मोमोज, मेरी मम्मी को बचा लो। मेरे पापा की शराब के चक्कर में ये सब हो रहा है। मेरे पापा की शराब छुड़वा दो। गौरव की बात सुनकर जादुई बल्ब के मोमोज राजेश को हवा में उड़ा देते हैं। वो बुरी तरह चिल्लाने लगता है। तभी अचानक उसके मुंह में एक मोमोज घुस जाता है। मोमो खाते ही राजेश का नशा एकदम दूर हो जाता है। अरे, इन मोमोज को खाते ही मेरे शरीर में अजीब सा बदलाव हुआ है। अब मुझे शराब की बिल्कुल भी तलब महसूस नहीं हो रही है। अगर ऐसा है तो मेरे पति को छोड़ दो जादुई बल्ब के मोमोज। राजेश एकदम जमीन पर गिर पड़ता है और उठकर सीमा के गले लग जाता है। वो सब बहुत खुश होते हैं कि अब उनका परिवार खुशहाल हो गया है। थैंक यू सो मच जादुई बल्ब के मोमोज। तुम्हारी वजह से मेरे मम्मी पापा वापस मिल गए। सही कहा तूने गौरव, मैं भी बहुत खुश हूँ। अब हम लोग इन जादुई बल्ब के मोमोज से सबकी मदद भी करेंगे। वो लोग अपने आसपास के गरीबों की मदद करना शुरू कर देते हैं। पर जब काजल को इस बारे में पता चलता है तो वो सोचती है, तो मेरे दिए हुए मोमोज जादुई हो गए और उससे इन लोगों ने ये सब हासिल कर लिया। पर इन पर तो मेरा हक होना चाहिए क्योंकि वो मोमोज मेरे थे। काजल सीमा के घर आकर उससे कहती है, सीमा, जब तुम भूखी थी तब मैंने तुम्हें मोमोज दिए थे, पर वो मोमोज थे मेरे ही। तो अब जब ये जादुई बन गए हैं, इन पर मेरा हक है। लाओ, ये मुझे वापस कर दो। ठीक है काजल बहन, तुम इनको वापस ले लो। वैसे भी अब हमें इनकी जरूरत नहीं है, बस तुम इससे सबकी मदद करती रहना। हाँ हाँ ठीक है। पागल कुत्ते ने मुझे काटा नहीं है जो मैं दूसरों की मदद करती घूमूं। ये जादुई मोमोज तो सिर्फ मेरे काम आएंगे। काजल अपने घर पहुंचते ही और उस जादुई बल्ब के मोमोज से कहती है, ए जादुई बल्ब के मोमोज, मुझे बहुत सारा सोना और हीरे जवाहरात दे दो। उसके ये कहते ही पूरे घर में काला धुआं भर जाता है। ये क्या हो गया जी? मैंने तो ज्वेलरी मांगी थी। चलो दोबारा मांगती हूँ कुछ। ए जादुई बल्ब के मोमोज, मुझे बहुत खूबसूरत बना दो। खूबसूरत बनाने की जगह जादुई मोमोज उसे बदसूरत बना देता है और उसके घर में गंदे पानी की बारिश होने लगती है। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? ये मेरे क्या हालत हो गई? काजल वो जादुई बल्ब के मोमोज वापस सीमा के पास लेकर पहुंचती है और वो उसे वापस देते हुए कहती है, ये पकड़ो अपने मोमोज, इन्होंने मुझे बर्बाद कर दिया। देखो मेरी क्या हालत की है। अरे ये क्या हो गया? काजल वहाँ से भाग जाती है और उसके बाद से सीमा, राजेश और गौरव खुशी खुशी रहने लगते हैं और उस जादुई बल्ब के मोमोज से सबकी मदद करते हैं।